मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब आराम से ठंडी ठंडी पेड़ों के तनों में सोना चाहती हूँ। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया था, आज वो आंखों के सामने राख हो गया। हमारी इज्जत, हमारा जीवन, अब कहाँ जाएंगे हम? 40 साल की मेहनत, हर ईंट में हमारा खून पसीना था, एक पल में सब खाक हो गया। ये कैसी परीक्षा है भगवान? बुढ़ापे में तो कुछ सुकून देने की सोचते हैं लोग, और हम आज फिर सड़क पर हैं। मेरे बच्चों की किताबें, उनकी दवाइयाँ, राशन का आखिरी बोरा, सब अंदर ही था अम्मा जी। अब रात कहाँ कटेगी? सुबह बच्चों को क्या खिलाएंगे? और राधा, उसका स्कूल, उसका बस्ता। कविता, मेरी मायके की यादें, वो चूड़ियाँ जो माँ ने विदाई में दी थी, सब चला गया। हर कोना कुछ कहता था इस घर का। अब इस राख में क्या ढूंढूं? कैसे जुड़ेंगे फिर से ये बिखरे टुकड़े? मम्मी, मेरा क्रिकेट बैट भी जल गया क्या? पापा ने कहा था अगले मैच में रन बनाऊंगा, अब तो बैट ही नहीं बचा। पापा ने कहा था गर्मियों की छुट्टियों में तंबू लगाएंगे आंगन में, अब आंगन ही नहीं रहा, कहाँ लगाएंगे तंबू? मम्मी, मेरी गुड़िया, मेरा छोटा सा तकिया, मेरा बस्ता, अब मैं कहाँ सोऊंगी? रात में मुझे डर लगता है मम्मी। डर मत बेटी, भगवान सब देख रहा है। जो जल गया है वो शायद हमें कुछ नया देने के लिए ही गया हो। हम सब साथ हैं ना, तो कुछ भी असंभव नहीं। कुछ ही समय में आग बुझ चुकी है, घर राख हो चुका है, परिवार एक किनारे में बैठा है। तभी गांव का एक सज्जन पड़ोसी रामू काका आता है। शांति बहन, मैंने सब देखा, दिल बहुत भारी हो गया। ये देखना किसी के लिए भी आसान नहीं। मेरी झोपड़ी तो छोटी सी है, लेकिन जब तक चाहो तुम सब वहीं रह सकते हो। छत भले छोटी हो, लेकिन अपनेपन में कोई कमी नहीं होगी। परिवार कुछ देर खामोशी से रामू काका की ओर देखता है। फिर शांति देवी उठकर उनके पास जाती है। उनकी आंखों में आंसू है। रामू भैया, आपने जो किया वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। आप ना होते तो हम शायद आज रात तारे गिन के काटते। आपकी ये झोपड़ी हमारे लिए महल से कम नहीं है। बहन, दुख बांटने से ही तो कम होता है। आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी भी हो सकती है। पूरा परिवार अब रामू काका के पीछे चल पड़ता है। अगली सुबह रामू काका की झोपड़ी के बाहर बहुत तेज धूप थी, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। राजीव और मनोज सुबह जल्दी ही काम की तलाश में गांव और आसपास के इलाकों में निकल गए थे। शाम ढलने लगी थी और दोनों हाथ लटकाए थके कदमों से लौटे। राजीव, कुछ मिला क्या? कुछ काम? पूरे गांव घूम आया कविता। खेतों में अभी बुवाई शुरू नहीं हुई और साहूकार लोग तो पहले ही अपने मजदूर तय कर चुके हैं। एक जगह पूछा तो बोले, पहले पुराने हिसाब चुकाओ तब काम मिलेगा। अब तू ही बता, जिसके पास घर नहीं वो उधार कैसे चुकाए? मनोज, आपने कुछ सुना क्या? शहर से कोई काम? कुछ भी? शहर गया था, सीमेंट की फैक्ट्री तक। बोला पहले अपना आईडी कार्ड लाओ, फिर बात करेंगे। हमारे सारे कागज तो जल चुके हैं, बिना पहचान के काम भी नहीं मिलता। अब क्या करें कविता? रामू काका ने हमें सिर के ऊपर छत दे दी, इसके लिए हम उम्र भर उनका कर्जदार रहेंगे। लेकिन अब पेट के लिए कौन देगा? बचपन से यही सीखा था कि मेहनत करने वालों को भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन अब लगता है सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। हमने बच्चों के लिए दूध तक नहीं जुटाया। सुबह से राधा पानी पीकर बैठी है। सोचा था कुछ पैसे आएंगे तो अम्मा के लिए दवा भी लाऊंगा, लेकिन हाथ खाली हैं। हम कुछ भी खाकर रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते मनोज। कोई छोटा मोटा काम ही सही, अब तो रोजी रोटी का जुगाड़ करना होगा। राजीव, हमें कुछ करना ही होगा, चाहे पत्ते बीनना पड़े, चाहे तालाब से मिट्टी ढोनी पड़े। घर का हर सदस्य अब मेहनत करेगा। राजीव, अब सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये सिर्फ घर का नहीं, पूरे परिवार का संघर्ष है। जब घर चलते वक्त हमने सब साथ सहा, तो अब रोटी के लिए क्यों अलग हों? हाँ मनोज, अब हम भी काम की तलाश में तुम्हारे साथ चलेंगे, चाहे खेत की मेड़ हो या ईंट गाड़ा। हम औरतें कमज़ोर नहीं होती, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही होगा।
राजीव और मनोज दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर राजीव ने कविता की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम दोनों का साथ मिल जाए तो लगता है जैसे आधा रास्ता आसान हो गया हो। इतना बोलकर चारों फिर काम की तलाश में निकल जाते हैं। शाम हो चुकी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों की महक है। चारों एक बड़े पेड़ के नीचे थके हुए खड़े हैं। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच ठंडी हवा चल रही है। कविता, देखो तो जरा, ये जंगल कितना शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी किताब के पन्नों में आ गए हों। ना शोर है, ना धूल, ना गर्मी, बस ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। हाँ राजीव, सच कह रहे हो तुम। इतनी देर से हम गर्मी में चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे ऊपर ठंडी चादर उड़ा दी हो। देखो, यहाँ तो धूप की एक किरण तक नहीं आती। पत्तियों की ओट से छाँव बन गई है और ये हवा माँ के आंचल जैसी लग रही है। बिल्कुल। और सोचो, अगर हम यहीं एक तंबू लगा लें तो कैसा रहेगा। कम से कम सिर के ऊपर पेड़ की छांव तो होगी। बच्चों के लिए भी ये जगह डरावनी नहीं, जादुई लगेगी। सोचो, राधा कहेगी, मम्मी पापा ने जंगल में घर बना लिया। राजीव, इस जंगल में एक सुकून है, एक अपनापन है, जैसे ये हमें कह रहा हो, आओ, थक गए हो ना, कुछ दिन यहीं ठहर जाओ। अब तक हम दूसरों की छत के नीचे सिर झुकाकर रह रहे थे, लेकिन ये पेड़, ये तो बिना कुछ मांगे ही हमें छांव दे रहा है। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सब यही रुक जाते हैं। यहाँ तो गर्मी का कोई नमो निशान नहीं है। बच्चे ये जगह देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जब तक हमें घर नहीं मिलता तब तक यही रहते हैं। चलो राजीव, आज से ये जंगल हमारा छोटा सा सपना होगा। पेड़ों वाला घर, बच्चों की हंसी और उम्मीदों की छांव। चारों ने मिलकर पुराने तिरपाल को पेड़ों के बीच मजबूती से बांध दिया। वो छोटा सा तंबू अब उन्हें किसी महल से कम नहीं लग रहा था। फिर सब घर लौटे और घर वालों को साथ लेकर दोबारा उसी शांत जंगल में आ गए। जब शांति देवी उस तंबू के नीचे पहुंची तो पेड़ों की ठंडी छांव और हवा को महसूस करते हुए बोली, हे भगवान, यह जगह तो सच में स्वर्ग की तरह लग रही है। ना धूप है, ना शोर, बस शांति है, ठंडी ठंडी हवा है, जैसे कोई माँ अपने आंचल में हमें छुपा रही हो। बेटा, जब हमारा घर जला था तब लगा था सब कुछ खत्म हो गया, पर आज यहाँ लग रहा है कि जैसे तूने हमें कुछ और सुंदर देने का रास्ता दे दिया हो। सच कहूँ तो इस जंगल की छाँव, इस तंबू का साया, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। लगता है जैसे हम फिर से जीने लगे हैं। को ठंडी हवा में परिवार एक साथ बैठा था। जंगल की हरियाली और तिरपाल की छांव अब उन्हें डरावनी नहीं, अपनापन लगने लगी थी। भूख लगी थी। जंगल के अंदर जाकर कुछ खाने लायक फल ढूंढ कर लाते हैं। इतना बोलकर दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में राजीव और मनोज लौटे। हाथों में कुछ जंगल के फल, बेर, जामुन और कंबूल थे। सबने मिलकर वही खाया और तिरपाल के नीचे लेट गए। चिड़ियों की मीठी आवाज और पत्तों की सरसराहट के बीच सबकी आंखें कब लग गई किसी को पता ही नहीं चला। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें तंबू पर पड़ती है। कविता और सीमा सुबह सुबह उठी और पानी की तलाश में जंगल के बाहर निकल गई। दोनों के हाथों में छोटे छोटे मटके थे। चुपचाप चलती रही। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी चिड़िया दिखाई देती है। वह तिनका उठाकर उड़ रही थी। कविता, सीमा उस चिड़िया के पीछे चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद कविता कहती है कि वह एक बहुत बड़े तालाब के पास खड़ी है। उसके किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। कुछ चिड़िया उनके अंदर घर बनाकर रह रही थी। ये देखकर सीमा हैरान हो जाती है। अरे दीदी, यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, ऊपर से ये तालाब भी है, इसलिए यहाँ इतनी ज्यादा ठंडक है। और गर्मी से बचने के लिए तभी ये चिड़िया इन पेड़ों की जड़ों में ठंडक में रह रही है। हाँ सीमा, हम इंसानों से ज्यादा समझदार तो ये जानवर होते हैं। चलो बाकी को भी यहाँ लेकर आते हैं।
कविता और सीमा बाकी घर वालों को भी बुलाकर ले आती हैं और अब वह सब भी यह नज़ारा देख काफी खुश होती हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। सीमा, तुमने सही कहा था, हमसे समझदार तो पक्षियाँ हैं। यह पक्षियाँ इन तनों में घर बनाकर इतनी गर्मी में भी कितनी सुकून से रह रही हैं। काश हम भी इनकी तरह रह पाते। इसमें काश कहाँ से आया, हम लोग भी यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी तने काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और हमें कौन सा यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। जब तक हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम गांव में गर्मी से बचने के लिए पक्का मकान बनवा लें, तब तक तो हम यहाँ रह ही सकते हैं। वैसे सीमा की बात में दम तो है, यहाँ के पेड़ों के तने काफी बड़े हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और साफ सफाई की जरूरत है, उसके बाद हम यहाँ रह सकते हैं। और सामने एक तालाब भी है, हमें तो कोई पानी की दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद दोनों बहुएं और बेटे कुल्हाड़ियों की मदद से तनों को खोदते हैं और हर एक पेड़ की तनों के अंदर एक इंसान के रहने लायक अच्छी खासी जगह बना लेते हैं। इतनी जगह तो काफ़ी है एक इंसान के सोने बैठने के लिए, बस थोड़ी साफ सफाई की ज़रूरत है। हाँ चलो, अब जल्दी से साफ सफाई करके अंदर एक चादर बिछा देते हैं और यही पास में ही एक चूल्हा भी बना लेंगे। दोनों बहुएं उन पेड़ों की जड़ों की अच्छे से सफाई करने के बाद अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान उनकी तनों के अंदर रख देती हैं और नदी के पास चूल्हे पर खाना बनाकर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर दोनों बहुएं खूब मजे करती हैं और सभी घरवाले तालाब के पानी में भी खुलकर नहाते हैं। गांव की नदी के अंदर तो हम खुलकर नहा भी नहीं पाते थे, पानी कितना ज़्यादा गर्म होता था धूप की वजह से उस नदी का। लेकिन यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का पानी हो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब आराम से ठंडी ठंडी पेड़ों के तनों में सोना चाहती हूँ। नदी के पास उन पेड़ों की तनों में सबने अपना काफी अच्छा वक्त गुजारा। जहाँ पहले वो गर्मी से 2 पल की नींद नहीं ले पाती थी, तो वहीं अब वो सभी घंटों तक सुकून से सोते थे। सामने नदी होने की वजह से उन्हें पानी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजीव और मनोज को शहर में नौकरी मिल जाती है और एक दिन एक बहू नदी के किनारे बर्तन धो रही थी और एक बहू कपड़े धो रही थी, तो वहीं पास में शांति बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर जंगल के बाहर पड़ती है, जहां उसे धुआं दिखाई देता है। अरे वो देखो, लगता है जंगल के उस पार गांव में कहीं आग लगी है, कितना धुआं उठ रहा है। लगता है आज फिर किसी गरीब की झोपड़ी जल गई इस गर्मी में, न जाने कौन होगा वो। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है, कहीं किसी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। चलो चलकर देखते हैं। तीनों जब गांव में जाती है तो देखती है कि किसी और की नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले रामू काका, जिसने उन लोगों को अपने घर में सहारा दिया था, उसकी झोपड़ी आज इस गर्मी के आग में जल गई। हे भगवान, क्या हो गया अब मेरे परिवार का क्या होगा? इस गर्मी के मौसम ने कई गरीबों का घर उजाड़ा था। यह देख दोनों बहुओं को काफी दुख होता है और वो अब ज्यादा देरी ना करते हुए उन सभी लोगों को उस नदी के पास लेकर आती है जिनका इस गर्मी में घर छिन गया था। तालाब के पास इतना ठंडक भरा एहसास और साथ ही उन दोनों बहुओं को उन पेड़ों के तनों में रहता देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया बेटा, पैरों के तनों के अंदर ही अपना घर बना दिया। और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम भी है। सच में यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है यही कहीं झोपड़ी बनाकर रह लूं। आप लोगों को यहाँ झोपड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके तने अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और आप लोग ज़्यादा भी नहीं हैं, तो आराम से उन पेड़ों के तनों के अंदर रह सकते हैं। अब जब तक हम लोग गांव में अपना पक्का घर नहीं बनवा लेते, यह पेड़ की जड़ ही हमारा घर है।
यहाँ रहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सामने ही इतना बड़ा तालाब है। जो काम गांव में करने में आप लोगों को परेशानी होती थी, वो काम अब आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। आम इंसानों के लिए यह जगह सिर्फ तालाब और पेड़ों से भरी थी, लेकिन इन गांव वालों के लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सभी लोग अपना अपना पेड़ चुनकर उनकी जड़ों की अच्छे से खुदाई कर वहां रहने का आसरा बना लेते हैं। तो वहीं जब गांव में सब पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे, तो वहीं उन सबको नदी का ठंडा और भरपूर पानी नसीब हो रहा था। धीरे धीरे कर गांव के कई सारे लोग नदी के किनारे उन पेड़ों के जड़ों में अपना अपना घर बसा लेते हैं। कुछ समय में दोनों बहुओं के पति शहर से पैसे कमाकर गांव में अपना एक पक्का घर बनवा लेते हैं। और जब भी गांव में गर्मी पड़ती तो वह लोग नदी किनारे आकर अपने तनों में बसाए हुए घरों में रहते थे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां ना तो दीवारें होती हैं, ना ही छत, लेकिन फिर भी वहां एक घर बसता है, अपनेपन से, हिम्मत से और प्यार से। इस परिवार ने राख से सपना बनाया, जंगल को अपना साथी बनाया और एक नई सुबह की उम्मीद जगा दी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसे हालात देखे हैं जहां उम्मीद ने रास्ता दिखाया हो? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।